प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं पूंजी बजट का जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है उसके एमसीक्यू। जैसे एक नंबर है कि पूंजी बजट का आशय क्या है। क्या अर्थ है कि आय से संबंधित स्रोतों का बजट बनाना है, पूंजी बजट बनाना, विचरणों का पता लगाना, पूंजी व्यय का नियोजन और नियंत्रण, यानी आपको जो संपत्ति खरीदनी है उसमें जो खर्चा करना है उसका योजना और उस पर कंट्रोल करना, ये काम किसका होता है? पूंजी बजटन का होता है। ये हमने परिभाषा में पढ़ा है। वैसे ही पूंजी बजटन की आवश्यकता होती है, क्यों होती है भी? पूंजी व्यय के विश्लेषण, नियंत्रण, लागत नियंत्रण, उपयुक्त सभी के लिए पूंजी बजटन की आवश्यकता होती है। ये हमने परिभाषा में देखा है। वैसे रोकड़ अंतर्वाह है, कैश इनफ्लो, मतलब जिससे कैश प्राप्त होगा। तो कौन सा सही होगा इसमें कैश इनफ्लो? तो इसमें कर के पश्चात शुद्ध लाभ प्लस ह्रास। क्यों इसमें ये होगा भी प्रॉफिट माइनस पहले क्या होगा? डेप, माइनस क्या होगा फिर टैक्स, फिर प्लस क्या होता है वापस है डेप होता है भी। तो इसमें कर के पश्चात यहाँ तक तो दिया हुआ है तो प्लस क्या होगा? डेप होगा। तो ये सही हो जाएगा। पुनर्भुगतान यानी पे बैक पीरियड से क्या आशय भी? तो इसका अर्थ है विनियोजित राशि जिस अवधि में पुनः वसूल होगी। आपने जो राशि खर्च की है, मतलब जो संपत्ति खरीदी है, वो कितने वर्ष में आप उस राशि को वापस कमा लेंगे, वो अवधि होती है पे बैक। जैसे एक कंपनी 1,00,000 रुपये में विनियोग से 20,000 रुपये हर साल कमाएगी और परंतु कर के बाद निरंतर 10 वर्षों तक प्राप्त करेगी। पुनर्भुगतान अवधि बताओ कि आपने 1,00,000 में संपत्ति खरीदी, हर साल मशीन दान 20,000 रुपया कमाई थी, कितना साल हम थार कर गियो जिया? 1,00,000 रुपये खरीदी, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया हर साल कमा सी, 20,000 20,000 20,000 20,000, तो कितना साल मुझे? 5 साल लाग सी। तो कितना साल लाग सी भी? 5, यानी 1,00,000 में 20 को भाग देते हो तो 5 साल हम कर जी। शुद्ध वर्तमान मूल्य होगा, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के सूत्र है भी। नेट प्रेजेंट वैल्यू पीवी ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये सही हो गया। तो प्लस नहीं होता है, माइनस होता है भी। और इसमें भी इन दोनों में क्या है? प्लस, तो ये सही नहीं होगा। पूंजी बजटन की विधि है, पूंजी बजटन जी की विधि है नहीं भाई, किसी है भी अपरिहार्यता विधि, अदायगी अवधि, औसत, सही है, उपयुक्त सभी। यदि 2,000 रुपये के विनियोग से प्रथम वर्ष के अंत में 2,060 रुपया रोकड़ अंतर्वाह हो रही है, तो रोकड़ अंतर्वाह के वर्तमान मूल्य को विनियोग की लागत के बराबर लाने के लिए कितनी प्रत्याय दर होगी? तो एक प्रत्याय दर बताओ भी, कितना कमा लिया अभी? 2,060 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया। कितना रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया? 2,060 रुपया कमाए, कितना परसेंट है? 3% ज़्यादा कमा लिया, तो 3% की दर तय करनी उसी। निम्नलिखित में से पूंजी बजटन की किस विधि में समय तत्व को ध्यान में रखा जाता है? टाइम फैक्टर जी को याद ध्यान रखा है, बाकी सिवाय अपलिखित, रोकड़ प्रवाह विधि, ये दोनों तो ही नहीं, तो ये सही होगी इसमें। एक परियोजना एक का प्रारंभिक विनियोजन है 50,000, एक मशीन 50,000 की है, तथा इन 4 वर्षों के क्रमशः हर 4 साल हम पहले साल 22,000 कमा के दिया, फिर 15, फिर 20, फिर 8, रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त होता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य सूचकांक लेते हुए प्रस्तावित विनियोग की लाभदायकता का मूल्यांकन बट्टा दर 10% मानते हुए 1 रुपये को वर्तमान मूल्य दे रखिए प्रश्न में, तो गुणा करना है बस सीधे सो। वो कैसे इनफ्लो है? NFP फैक्टर, मतलब रुपये का वर्तमान मूल्य में गुणा कर दो, जोड़ करो, टोटल हुआ 52,872 रुपया। खर्च कितना करे अभी? 50,000 रुपया खर्च कराया, अब कितना कमा के दे दिया ने, तो लेकिन वो तो सीधो घटावा बात, तो NPV है, नेट परसेंट, वो तो लाभ पूछा है, तो लाभ में क्या उसी में भाग दे दो, टोटल कैश इनफ्लो गया वहाँ इन्वेस्टमेंट को भाग दो, तो 1.0578। और आप नियम पढ़े हो गए, अगर उत्तर 1 ज़्यादा आवे तो स्वीकार करना है, कम आवे तो अस्वीकार। एक परियोजना एक का प्रारंभिक विनियोग कितना है? 40, जबकि कर के पश्चात किंतु ह्रास से पूर्व को लाभ दे रखे प्रश्न में, तो लाभ लिख दियो। और के पूछा ने पुनर्भुगतान अवधि पे बैक बताओ भी, 40,000 रुपया कमाने में कितना साल लाग सी? देखो तो पहले साल 10 कमाया, फिर 15 कमाया, कितना हो गया? 25, फिर 20 कमाया, 3 साल में 45,000 रुपया कमा लिया। कितना कमा लिया अभी? 45, पहले साल 10, 15 हो गया 25, 25 में 20 जुड़ा 45,000 रुपया, लेकिन अपन तो 40,000 रुपया देखना है, तो 2 साल तो देखो पूरा लग गया, 2 साल में कितना कमा लिया? 25, कितना कम रह गया? 40 कम रह गया, 40 में 25 घटा लियो, कितना कम रह गया? 15, और अगले साल कितना कमा सो? 20,000,
तो 15,000 रुपया कमाने में कितना लाग सी, तो ऊपर 15 जी 20 आसी, तो भाग देशो तो कितना आसी इंटू, अगर साल में गुणा करना है तो क्या गुणा कर दियो 12, तो 2 वर्ष 9 महीना हो जैसी। और ध्यान रखियो कि ये तो महीना ही तो है, 3/4 पूरा महीना कन्वर्ट करो, एक साल में कितना महीना है 12 महीना, तो 12 गुणा कर दे। ह्रास और कर से पूर्व को लाभ हुआ है, भी ह्रास हुआ है, कर कितना है 50, प्रारंभिक विनियोग कितना है 10,000, स्क्रैप कितना है 2,000, प्रत्याय औसत दर बताओ। तो औसत दर में क्या है भी, सब पहले तो ओपनिंग एवरेज किया गया, तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप बटा 2, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 10, स्क्रैप कितना है 2, दोनों जोड़िए 2 को भाग दो, तो आसी एवरेज इन्वेस्टमेंट। लाभ क्या ज्ञात कर, लाभ है 6, डेप 1.5% में कितना 3,000, और टैक्स कितना घटाना है 50, तो कितना बसी 1500, तो सूत्र में 1500 बटा एवरेज कितना है 6,000 इंटू 100 25%। यदि प्रत्याशित प्रत्याय दर ज्ञात न हो और किसी भी प्रोजेक्ट को किस आधार पर आधुनिक तकनीक से चुना जाएगा, तो प्रत्याशित प्रत्याय दर ज्ञात न हो तो क्यों चुनो परसीविंग, तो आंतरिक प्रत्याय दर विधि ठीक रहे, क्यों हम तो है नहीं। निम्न में से किसे सीमांत प्रत्याय दर कहा जा सकता है, किसे सीमांत प्रत्याय दर कहा जा सकता है, क्या ना इसका भी आंतरिक प्रत्याय दर कोई दूसरा नाम क्या है सीमांत, या इनके नाम है समायोजित प्रत्याय दर। आंतरिक प्रत्याय दर यदि प्रति वर्ष रोकड़ अंतरवा समान हो, आई बटा सी, जो तो क्या हो सी आई बटा सी, ये आई इन्वेस्टमेंट बटा कैश इनफ्लो। फिर आगे परियोजना का प्रारंभिक विनियोग 1 लाख, जबकि कैश इनफ्लो दे रखे अभी 20, 30, 25, 40, 25, परियोजना का अवशिष्ट मूल्य 20 है, तो पोस्ट पे बैक लाभदायकता कितनी होगी, तो टोटल जोड़ लो भी, खर्च कितना करो 1 लाख, कितना कमा के दे दिया, सैन जोड़ो, सैन जोड़ छो नहीं स्क्रैप सहित, तो मशीन कमा दिया 1,60,000 था, खर्च कितना कराया 1 लाख, टोटल मशीन कमा दिया था 1,60,000, ऐसा जोड़िए स्क्रैप सहित, क्योंकि कबाड़े बेचे तो पैसा 80, ऐसा जोड़ो तो रुपया कमाओ 1,60,000, खर्च कितना कराया 1 लाख, कितो फायदा हो गया 60,000 रुपया कमा दिया मशीन। समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित विधि नहीं है, जिसकी समय पर आधारित को नहीं, वर्तमान है, लाभदायकता है, आंतरिक है, औसत को नहीं, असमय पर है, असमयोजित है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आंतरिक प्रत्याय दर ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम वर्तमान मूल्य कारक की गणना की जाती है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि पूंजी बजटिंग की आधुनिक तकनीक के अंतर्गत आती है। आंतरिक प्रत्याय दर वर्तमान मूल्य विधि दोनों में आंतरिक प्रत्याय दर विधि विस्तृत विधि है। क्या मैं आंतरिक प्रत्याय और वर्तमान मूल्य में क्या, तो गलत पूछा, वर्तमान मूल्य विधि और आंतरिक प्रत्याय विधि दोनों की गणना में कोई अंतर नहीं है, अंतर तो है क्यों का नहीं, तो गलत हो जैसी। परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या होगा यदि प्रारंभिक विनियोग कितना है 50, रोकड़ अंतर व प्रतिवर्ष हर साल कितना कमाई दे मशीन 20,000, तो 3 वर्ष तक 1 रुपये को वर्तमान मूल्य दे रखे हो प्रश्न में, तो आपने क्या करो भी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 20, प्रेजेंट वैल्यू गुणा कर दो, कैश इनफ्लो कितना है 20, प्रेजेंट वैल्यू गुणा करो हो गया कैश इनफ्लो। खर्च कितना करे थे 50, प्रेजेंट वैल्यू कितनी हुई 51,540, कितना डिफरेंस आ गया 1,540 रुपयों के हो गया प्रॉफिट हो गया शुद्ध वर्तमान मूल्य, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। निम्न में से पूंजी बजटन की प्रक्रिया को चरण बताओ, तो पहले क्या हुआ है विनियोग प्रस्ताव को उद्गम हुआ है, फिर बजट निर्माण हुआ है, प्रयोग क्रियान्वयन बाद में उपयोग सभी हो गया। अब यहाँ देखो ऐसे क्रम दे रखे हैं, फीडबैक लास्ट में हुआ। तो निम्न में से पूंजी बजटन की विधि नहीं है, पूंजी बजटन की विधि की कौन, पे बैक है, एवरेज है, डिस्काउंट है, वर्किंग कैपिटल को नहीं भी। परियोजना ए का प्रारंभिक विनियोग 2 लाख है, इन्वेस्टमेंट हो गया, जबकि रोकड़ अंतरवा 50,000 है, कैश इनफ्लो 5 वर्षों तक प्राप्त होता है। पुनर्भुगतान किसी पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी विधि बतानी है अभी, तो थे बताओ भी मशीन नो खर्चो करो थे 2 लाख को, हर साल था ना कितना कमाई देसी 50,000, कितना साल कमाई देसी 5 साल, तो 5 साल में 2.5 लाख रुपया कमाई देसी, टोटल 2.5 लाख होते, जेब में कितना खर्च कराया 2 लाख, कितना एक्स्ट्रा आ गया वो फायदा है 50,000, यानी 2.5 लाख को 2 लाख ही खर्च कराया थे, क्यों मशीन हर साल 50 कमाई थे, 5 साल हम 2.5 लाख आ गया, 2 लाख खर्चो करियो तो 50,000 वो फायदा हो गया, वही पूछा प्रॉफिट। यदि 4 असंयुक्त परियोजना और उसकी एनपीवी
इन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड निम्न प्रकार है, तो आप किसको स्वीकार करेंगे? यहाँ दे रखिए अभी 3 देखो किसी स्वीकार कर CRE क्यों स्वीकार कर विभिन्न विकल्पों में से अधिकतम शुद्ध प्रत्याय बनी जिको धनात्मक हुआ वही तो पढ़ियो आपा बने स्वीकार करा तो से ज़्यादा बनी स्वीकार कर औसत प्रत्याय दर ज्ञात करने वो सूत्र बताओ एवरेज को। तो भाई आप 2-3 सूत्र देखा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को पूछे अभी तो एवरेज एनुअल कैश को नहीं एवरेज आवे एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर डेप एंड एनुअल ये में तो अब एवरेज आ सीट एवरेज कैश इनफ्लो माइनस डेप उसी माइनस बट्टा एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100 जैसे ही उसी हो अटके उसी सूत्र माइनस उसी। फिर और लास्ट प्रश्न है यदि फर्म में परियोजना की आंतरिक प्रत्याय दर निम्न प्रकार की है तो किसको चुना जाएगा? बताओ किसी ने चुनस्यो आंतरिक प्रत्याय दर जी ज़्यादा है नहीं चुनस्या तो इन ज़्यादा है इन चुनस्या। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।